हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज अर्जुन सिंह राठौड़ और मैं आज आप लोगों को यहाँ पर स्पेशली बैंक से रिलेटेड जो प्रिपरेशन है वो करवाने आया हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उससे रिलेटेड, देखिए मैं आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो हम डिस्कस करेंगे इन्वर्जन के बारे में। देखिए, ग्रामर में बहुत से टॉपिक्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है, बैंक से रिलेटेड भी, जो थोड़ा डिफरेंट होता है एसएससी से। ठीक है, कि बात यहाँ पर आती है तो नरेशन, वॉइस, इस तरह से टॉपिक हम हटा देते हैं। लेकिन जनरली इन्वर्जन जो टॉपिक है या कोई भी टॉपिक जो मैं आपसे बैंक से रिलेटेड डिस्कस करूंगा उसमें आपको नई चीजें जानने का मौका दूंगा, साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। और मैं गारंटी देता हूं आप इस आधे घंटे की जो क्लास है हमारी, ठीक है, इस हाफ एन आवर की क्लास में आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, ताकि चीजें जो है हम जब लास्ट स्टेज पे जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी का मिक्स टॉपिक होता है एक तरह से। अब मैं बात करता हूं एक्चुअल में इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन को हम किस तरह से सेंटेंस के अंदर पहचानते हैं, और मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये चीजें आज आपको समझाने वाला हूं। विद एग्जाम्पल हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक इन्वर्जन। देखिए, जनरली आपको पता होगा किसी भी सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें आपको अच्छे से पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अगर मैं इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में लेकर जाऊंगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो हमेशा ध्यान रखना है वर्ब बाहर निकल कर आ जाती है और ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट बाहर पीछे चला जाता है। दैट्स मीन वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। और सेंटेंस की जो एंडिंग होती है उसमें हमेशा इंटेरोगेटिव साइन का हम यूज करते हैं, एज यू नो। ये नॉर्मल सी चीज है। ये मैं क्यों बता रहा हूं इसको मैं समझाता हूं अभी। और इन्वर्जन जो होता है उसमें आपको ध्यान रखना है सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है, वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। बस इसमें इतना सा फर्क होता है कि क्वेश्चन मार्क का यूज हम नहीं करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दैट्स मीन आप जब किसी भी सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन की जो कंडीशन चेक करोगे, जहां पर इन्वर्जन फॉलो हो रहा है, वहां एक चीज नोटिस करिएगा, अगर सेंटेंस में लास्ट में वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, और लास्ट में अगर इंटेरोगेटिव साइन का यूज हो रहा है, इसका मतलब है वो सेंटेंस हमेशा कैसा होगा? आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा? आपके इन्वर्जन कंडीशंस का सेंटेंस होगा। इज दिस क्लियर? आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं इनकी क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसे कैसे इनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इनको अच्छे से समझते चलिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं इन्वर्जन के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आपके फॉलो होती है, तो मैं बता देता हूं आपको। आपने जनरली एडवर्ब पढ़ा होगा कभी या नहीं भी पढ़ा होगा, तो हम हमारी कंटिन्यू जो क्लासेज होगी उसमें एडवर्ब को भी डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। मैं जस्ट एक सिंपल सी चीज यहां पर निकाल के लेकर आ रहा हूं, और वो है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें मैं रिलेट करना चाहता हूं कि जनरली किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम सेंटेंस के अंदर अप्लाई करें तो उस कंडीशन में वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट की कंडीशन भी बताते, और प्रेजेंट की ऐसी कंडीशंस होती है कि फ्यूचर में भी काम चलता रहेगा। वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। तो ध्यान रखना, जैसे कुछ वर्ड होते हैं आपके लाइक ऑलवेज,
नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, जनरली, ओकेजनली, ये सारे के सारे वर्ड कैसे होते हैं? आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रिलेटेड वर्ड होते हैं। अब आपको सिंपल सा एक फंडा याद रखना है, मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर देता हूं कि जब कभी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है तो स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा हमेशा सब्जेक्ट के साथ आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा, फिर वहां पर आपके मेन वर्ब का यूज होगा। दैट्स मीन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जनरली सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगता है। जब मैं वापस से वही चीज समझा रहा हूं, जस्ट एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके लिए मैंने ये चीज यहां लिखी है। वैसे जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की टोटली 3 पोजीशंस होती है, जहां पर इन्फिनेटिव के साथ क्या कंडीशन होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या कंडीशन होगी। मैं यहां पर नॉर्मल बता रहा हूं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब के मिड में आता है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, मैं कहता हूं माई फादर नेवर कुक्स फूड। ये एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो यहां माई फादर क्या है? सब्जेक्ट है, कुक्स क्या है? मेन वर्ब है, और नेवर क्या है? आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब के मिड में आएगा, तो ही इसकी पोजीशन क्या मानी जाती है? सही। तो ये तो एक सिंपल सा था कि मैं इन्वर्जन में किस तरह से एडवर्ब को रिलेट करूंगा। तो मैं यहां पर ये चीज आपको समझाने जा रहा हूं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर कभी भी, यहां लिख देता हूं मैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, if adverb of frequency takes position starting of any sentence, then inversion is used after that adverb of frequency। ये सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। आ रही है बात समझ? अब जनरली क्या होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने यहां पर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूं, नेवर माई फादर कुक्स फूड, और यही सेंटेंस अगर मैं इस तरह से लिख दूं, नेवर डज माई फादर कुक फूड। तो इन सेंटेंस में अब आपको अच्छे से समझ आ रही होगी ये चीज कि इस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच अपनी पोजीशन ले रहा है। लेकिन यहां पर जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यही छोटी सी एक चीज याद रख लो, गारंटी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपके सामने न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें ये चीजें आपको समझाऊंगा। वहां पर हम जब एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, आप जब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और मैं जब उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तब ये चीजें हम वापस से वहां पर आपसे रिलेट करेंगे कि किस तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है तो ऐसी कंडीशन में इन्वर्जन अप्लाई होगा। और इन्वर्जन अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि इन्वर्जन क्या होता है, जब कभी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट आपके बाद में चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इन्वर्जन। मैं बात करूं यहां पर वर्ब बाहर नहीं निकल कर आई है, बिकॉज दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनेट। किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आपको अच्छे से पता है आपके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। और सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में आया है, तो ऐसी कंडीशन में डज उसके जस्ट बाद में आएगा और फिर आपके क्या होगा? सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। और दूसरी चीज, सेंटेंस के एंड में आपके इन्वर्जन होने के कारण क्वेश्चन मार्क का हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण से ये सेंटेंस क्या होता है? बिल्कुल सही होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको नोट डाउन करना चाहे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं इन्वर्जन की सेकंड कंडीशन में। जब तक आपको बता देता हूं, फर्स्ट कंडीशन क्या बताई मैंने? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में अपनी पोजीशन ले तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उसके बाद आपके इन्वर्जन की डिमांड होती है। इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? नहीं है? क्लियर है ये चीज आपको अच्छे से? अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, जैसे अंडर नो circumstances I shall accept this proposal। यह आपके सामने एक सेंटेंस है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। इसमें जो भी आपको कमी लग रही हो
एरर आपको अगर लग रहा हो इसमें कुछ है तो आप बिल्कुल कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मैं वापस से सेंटेंस बोल देता हूं, अंडर नो सर्कमस्टांसेज आई शैल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ओके, इसी तरीके से एक और सेंटेंस है, ऑन नो कंडीशन शी विल सेल दिस हाउस। ये एक और सेंटेंस आपके सामने है, क्लियर है। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको एक सीधा सा एक फंडा बताता हूं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर, तो आपको एक फंडा याद रखना है कि कोई भी आपको ऐसी फ्रेजल एक्सप्रेशन दिख जाए या कोई भी ऐसा फ्रेज आपको दिख रहा हो जिसके मिड में नो आता हो, क्या है जिसके मिड में नो या नो रिलेटेड जितने भी फ्रेजेज आपके होते हैं, उन सभी फ्रेजेज के साथ हमेशा ध्यान रखना है आपके किसकी डिमांड होती है, इन्वर्जन की। इज दिस क्लियर कि नो रिलेटेड जो भी फ्रेज होगा अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा हो, कहां आ रहा हो, स्टार्टिंग के अंदर, क्लियर, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर इन्वर्जन की डिमांड होकर ही रहेगी किसी भी कंडीशन में, क्लियर है। जैसे मैं यहां बात करूं, आपको ये सेंटेंस अच्छे से दिख रहा होगा, पहचानना कैसे, स्टार्टिंग एक फ्रेज से हो रही है, अरे ये बात समझ में क्लियर है। अब ये जो आपके है इसके मिड में क्या आ रहा है, नो आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नो रिलेटेड कोई भी जब फ्रेज होगा तो उसके बाद वाला सेंटेंस अगर इन्वर्जन में नहीं है तो वो सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। आई बात समझ। तो अगर मैं इसको राइट करना चाहूंगा तो मैं राइट कैसे करूंगा इसको, अंडर नो सर्कमस्टांसेस सेल, भाई वर्ब आप बाहर ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, और जो भी नाउन या प्रोनाउन है सब्जेक्टिव पोजीशन का उसको बाद में रख दीजिए, तो राइट होगा अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल आई एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। इसी तरह से ऑन नो कंडीशन, देखिए ये एक पूरा फ्रेज बना, मिड में क्या आया आपके, नो, मतलब नो रिलेटेड कोई फ्रेज बन रहा है तो उसके बाद वाले सेंटेंस में अगर इन्वर्जन नहीं है तो वो गलत माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में राइट क्या होगा, विल सी सेल दिस हाउस, तो इसका राइट होगा ऑन नो कंडीशन विल सी सेल दिस हाउस। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं कि इनको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर ग्रामर को लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा डर रहता है, मैं स्पेशली इस चैनल पे आपका वो डर निकालने ही आया हूं, और मैं गारंटी देता हूं जो भी टॉपिक मैं आपको ग्रामर का कराऊंगा उनको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा मेरे साथ साथ, और लास्ट में उसकी स्कोरिंग होगी। अरे ये बात समझ अच्छे से। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ऐसा आपको फ्रेज दिख जाए जिसकी स्टार्टिंग हो रही हो और नो रिलेटेड है तो उसके जस्ट बाद आपके इन्वर्जन की डिमांड होगी। हैव यू एनी डाउट, क्लियर, ऑल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है। जैसे इसमें अंडर नो सर्कमस्टांसेज होता है, ऑन नो कंडीशन होता है आपके, क्लियर है। इसके अलावा नो रिलेटेड और भी बहुत से एक्सप्रेशन होते हैं आपके, जैसे इन नो वे, इन नो वे अगर आपको दिख जाए तो भी समझ जाइएगा वहां पर इन्वर्जन की डिमांड होगी आपके। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं मैंने कहा ओनली यस्टरडे ही प्लेड क्रिकेट, एक ये सेंटेंस है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अच्छा एग्जाम्पल है, ओनली बाई टेकिंग रिस्क ही सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज फादर। अब ये दो सेंटेंस आपके सामने यहां आपको अच्छे से दिख रहे हैं। पहला क्या है, ओनली यस्टरडे ही प्लेड क्रिकेट। सेकंड क्या है, ओनली बाई टेकिंग रिस्क ही सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज फादर। तो अब देखिएगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। कभी भी अगर आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में, देखिए इन्वर्जन की जो पोजीशंस बनेगी वो सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशंस होती है, इस चीज को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये ना मिड में अपनी पोजीशन लेता है ना लास्ट में अपनी पोजीशन लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ अपनी पोजीशन लेगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अपनी पोजीशन लेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको सेंटेंस में ओनली दिख जाए और ओनली के जस्ट बाद कोई भी एडवर्बल एक्सप्रेशन अगर आपको दिख रही है, किसी भी तरह से एडवर्ब का यूज हुआ है, मैं समझाऊंगा कैसे हुआ ये चीज। तो कोई भी एडवर्बल एक्सप्रेशन आपको अगर दिख रही है तो उसके जस्ट बाद आपके हमेशा इन्वर्जन की डिमांड होगी। इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहां पर कहा केवल कल उसने क्रिकेट खेला,
तो ओनली तो स्टार्टिंग में ही आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए सेंटेंस में, ओनली तो स्टार्टिंग में आ ही रहा है। लेकिन मैं बात करूं कब खेला, तो जो कब का जवाब देता है वो हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में ओनली के बाद ये जो यस्टरडे वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एओटी मींस एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसके जस्ट बाद इन्वर्जन की डिमांड होगी, अगर नहीं है तो सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसको अगर मैं राइट करूंगा तो मुझे हेल्पिंग वर्ब पुट करनी पड़ेगी। तो यहां क्या हो जाएगा, डिड ही प्ले क्रिकेट। अरे ये बात समझ, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं है। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड देखिए, मैंने कहा ओनली बाय टेकिंग रिस्क ही सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज फादर। रिस्क लेते हुए उसने उसके पिताजी की जान बचाई। तो ऐसी कंडीशन में कैसे बचाई जान, रिस्क लेते हुए। तो इसका मतलब जो आपके कैसे का जवाब देगा वो हमेशा कौन सा एडवर्ब होता है, जो हाउ का आंसर दे। ठीक है? इफ एनी वर्ड गिव्स द आंसर ऑफ हाउ, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। AOM मीन्स होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में ये मैनर एडवर्ब है, किसके बाद आ रहा है, ये ओनली के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब आने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन की डिमांड होगी, अगर नहीं है तो सेंटेंस इज रॉन्ग। तो इसको राइट कैसे होगा, ओनली बाय टेकिंग रिस्क डिड ही सेव द लाइफ ऑफ हिज फादर। तो बताइए कोई दिक्कत इसमें आपको? आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरह से आपके एडवर्ब के अंदर ओनली की कंडीशन क्या होती है। तो एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करिएगा आप। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, जल्दी बोलिएगा। देखिए बोलने से चीजें हमेशा क्लियर होती है। फर्स्ट मैंने बताया था आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कंडीशन। सेकंड आपको मैंने बताया नो रिलेटेड फ्रेज या क्लोज जो भी होता है। थर्ड आपको मैंने बताया ओनली के बाद अगर कोई भी एडवर्बल एक्सप्रेशन आ रही है किसी भी तरह से, तो उसके बाद किसकी डिमांड होगी, आपके इन्वर्जन की डिमांड होगी। ये चीजें क्लियर है आपके अच्छे से? वेरी गुड। आगे देखते हैं हम और क्या क्या कंडीशंस इस तरह से निकल कर आती है इन्वर्जन की। ये स्पेशली इन्वर्जन में वो कंडीशंस बता रहा हूं जो बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है? तो डिस्कस करते हैं हम इसके साथ। नेक्स्ट कंडीशन आपके और क्या हो सकती है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट लिख दीजिएगा ताकि मैं उन्हें चेक करके नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको उनके रिप्लाई किसी भी कंडीशन के अंदर में दूंगा, किसी भी तरह से कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो। ओके? नेक्स्ट देखिएगा, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, सो वेल ही ऑर्गेनाइज्ड दिस फंक्शन that everyone praised him। ये सेंटेंस यहां तक है। So well he organized this function that everyone praised him। उसने इतने अच्छे तरीके से फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया कि सभी ने उसको प्रेज करना स्टार्ट कर दिया। अब इस सेंटेंस में अगर कोई एरर आपको नजर आ रही है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। कोई भी एरर अगर आपको किसी भी तरह से निकल रही है तो आई होप समझ आ रहा है आपको सेंटेंस। कोई भी एरर है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं उसको। ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सो एब्सर्डली ही स्पॉक दैट एवरीवन स्कॉल्डेड हिम। उसने इतना भद्दे तरीके से, एब्सर्ड तरीके से उसने बोला कि सभी ने उसको डांटना स्टार्ट कर दिया। देखिए अब इसकी कंडीशन क्या निकल कर आती है इन्वर्जन की, चेक करते हैं हम अच्छे से। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही हो, सो से, किससे स्टार्ट हो रही हो, सो। अरे ये बात समझ, और सो के जस्ट बाद अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर अगर दिख जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है जो भी सेंटेंस होगा उसमें किसकी डिमांड होगी, आपके इन्वर्जन की डिमांड होगी। इस चीज को ध्यान रखना है आपको अच्छे से। क्लियर? अब एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने का तरीका, वैसे मैं एडवर्ब टॉपिक में पूरा डिस्कस करूंगा अच्छे से। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने का तरीका होता है, इंग्लिश में आप हाउ पूछिए, हिंदी में आप कैसे पूछिए, जो वर्ड सेंटेंस में जवाब देगा वही क्या होगा, आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इज दिस क्लियर? जैसे मैंने कहा उसने इतने अच्छे तरीके से फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, कैसे? तो आंसर क्या निकल कर आया, वेल। दैट्स मीन वेल इज आंसरिंग हाउ। क्लियर? तो यहां पर वेल निकल कर आया, तो सो के जस्ट बाद क्या आ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ऐसी कंडीशन में आने वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, आपके इन्वर्जन। अगर नहीं है तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। इसका राइट क्या होगा, डिड ही ऑर्गेनाइज
इसी तरह से मैं कहता हूं सो एब्सर्डली स्पोक दैट एवरीवन स्कॉल्डेड हिम, उसने बहुत भद्दे तरीके से बात की जिससे कि सभी ने उसको डांटा। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में कैसे बात की उसने या कैसे बोला वो, ठीक है, हाउ स्पोक, दैट्स व्हाई आंसर इज एब्सर्डली। तो सो के बाद क्या आ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके बाद सेंटेंस में अगर इन्वर्जन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अब हमारे को इन्वर्जन लगाना है तो हमारे को पता है अच्छे से इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्पीक की सेकंड फॉर्म। हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, ही उसके बाद होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स मीन सो एब्सर्डली डिड ही स्पीक दैट एवरीवन स्कॉल्डेड हिम। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है? तो एक बार इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, यस, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम। नेक्स्ट और क्या कंडीशन होती है इन्वर्जन की? तो इन्वर्जन की हम कंडीशंस चेक करते हैं। देखिए इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, मैं गारंटी देता हूं आपको इन पूरी क्लासेज के बाद जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट हम कंडीशन चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विश, सॉरी, आई वर ए बर्ड। क्लियर है? इसी तरह से एक और सेंटेंस है, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम। ये दो सेंटेंस आपको यहां अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, इनको आप अच्छे से पढ़िए और बताइए इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग। तो आपको अच्छे से पता है, आपने टेंस पढ़ा होगा कभी ना कभी, नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस में, तब ये चीज आपको मैं बताऊंगा कि जनरली क्या होता है, इमेजिनेशन होती है। क्या होती है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। दो तरीके की होती है, एक ऐसी जो हमारी पूरी हो जाए, एक इमेजिनेशन ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जो इमेजिनेशन पूरी हो सकती है वो जनरली पास्ट प्रोग्रेसिव में आपके जाती है, और ऐसी कंडीशन में नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी भी तरह से वहां पर वर्ब का यूज करते हैं। आपको अच्छे से पता होगा। एक जाती है हमारी जो इमेजिनेशन पूरी हो सकती है, उसमें आपको ध्यान रखना है वो पास्ट के परफेक्ट में जाती है, उसका एक्शन वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने पर हम लगा सकते हैं। अब बात आती है इसका इन्वर्जन से क्या रिलेशन होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। कभी भी जब कोई सेंटेंस के अंदर इमेजिनेशन होती है तो जनरली वो आपके इफ या आई विश से हम उसको रिलेट करते हुए शो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना है कि इमेजिनेशन वाले जो भी सेंटेंसेज होते हैं उनका इन्वर्जन आप अच्छे से बना सकते हो। पहले तो इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं यहां पर बात करूं तो जब इमेजिनेशन के इन्वर्जन को हम अप्लाई करते हैं तो इफ या आई विश को हटा दिया जाता है, अरे ये बात समझ, और उसके जस्ट बाद आपके इन्वर्जन का आप यूज कर सकते हो। दैट्स मीन कि अगर मुझे इस सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूं कि इमेजिनेशन किससे आ रही है, आई विश से, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। बचे हुए सेंटेंस में मैं इन्वर्जन की डिमांड करूंगा। तो कभी आपको सेंटेंस इस तरह से दिख जाए, वर आई ए बर्ड, क्या दिख जाए, वर आई ए बर्ड, तो ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर इमेजिनेशन इंडिकेशन वर्ड्स अगर आई विश या इफ आ जाता है तो फिर इन्वर्जन आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे इस सेंटेंस में इमेजिनेशन किसके अंदर है कि अगर वो मेरे पास आया होता, दैट्स मीन यहां पर इफ को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। और जब हम इसका इन्वर्जन फॉर्म तैयार करेंगे तो यहां पर ही हैड को इन्वर्जन में लेकर जाएंगे, तो हैड पहले होगा, ही बाद में होगा। तो राइट क्या होगा, had he come to me I would have helped him। तो इस तरह से अगर आपको कोई सेंटेंस अगर दिख जाए जिसमें आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि इमेजिनेशन रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिख रहा है तो उसके अंदर आप इमेजिनेशन वर्ड जो है उनको हटाकर इन्वर्जन का यूज आप कर सकते हो, और ऐसे कंडीशन में वो सेंटेंस बिल्कुल क्या माना जाएगा, आपके राइट होगा। तो आई होप आपको ये वाली कंडीशन इमेजिनेशन की, इन्वर्जन की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन में बात करते हैं, ये बहुत सॉलिड टॉपिक है इन्वर्जन, बैंक में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, बार बार वही चीज आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे एक सेंटेंस है, डाउन फेल दी एप्पल्स
इसी तरह से इस सेंटेंस को मैंने लिख दिया, डाउन दी एप्पल्स फेल। इसी तरह से है हियर सी कम्स, सॉरी, और यही सेंटेंस है हियर कम्स सी। अब इसके पीछे देखिए, मैंने बहुत से बार देखा है, बहुत से ऐसे वीडियोस देखे या अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन होती है उनमें देखा है कि इनको अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है बच्चों का। जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो जाए, किससे हो जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस की कंडीशन क्या कहती है इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। मैंने कहा डाउन फेल दी एप्पल्स, सेव कहाँ गिरे, नीचे, प्रीपोजिशन दिस, क्लियर। और ऐसी कंडीशन में जो कहां का जवाब देगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने कहा हियर सी कम्स, वो यहां आती है, कहां, हियर। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, दो चीजें अप्लाई करनी है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसके बाद नाउन आ रहा है या एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। ये दो चीजें आपको फोकस करनी है। तो इसके स्ट्रक्चर का सिंपल सा एक फंडा होता है, उस फंडे को आपको अच्छे से ये चीज याद रखनी है कि कभी भी जब नाउन आता है तो नाउन वाली कंडीशन में इन्वर्जन अप्लाई होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर बोर्ड पे, क्लियर। और जब प्रोनाउन होता है तो ऐसी कंडीशन में इन्वर्जन का यूज आप नहीं कर सकते, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा डाउन एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या डाउन हुए, एप्पल्स, एप्पल्स नाउन और प्रोनाउन, यू नो एप्पल इज नाउन। तो ऐसी कंडीशन में अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस की स्टार्टिंग में है और उसके जस्ट बाद नाउन है तो वहां पर किसका यूज करेंगे हम, इन्वर्जन का यूज हमने किया। लेकिन हियर यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इसके जस्ट बाद या इस सेंटेंस में प्रोनाउन आ रहा है सी, तो ऐसी कंडीशन में हम इन्वर्जन का यूज नहीं करेंगे, दिस राइट एंड दिस रॉन्ग। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी तरह से मैं आपके साथ जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे के सारे क्लियर करूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से, ओके। तो आपको समझ आ गया अच्छे से। तो ये हमारी नॉर्मल इन्वर्जन की कंडीशन है। इसके साथ साथ हम और भी बहुत से टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं डेली बेसिस पे। स्पेशली जो टॉपिक आपके बैंक एग्जाम्स के अंदर आते हैं, जैसे कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का रिलेशन कनेक्टर्स से होता है, तो हम वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, 5 क्वेश्चंस हमारे कनेक्टर्स से रिलेटेड आते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको इसी ईजी वे में आपको मैं समझाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।